अस्सलाम वालेकुम। चंद ही खबरों और तजियात के साथ जहांगीर खटक आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज यहाँ न्यूयॉर्क में बुध की रात और अगस्त की 6 तारीख, जबकि पाकिस्तान में जमेरात की सुबह और अगस्त की 7 तारीख है। नाज़रीन, आज थोड़ा जिक्र पाकिस्तान का करेंगे और काफ़ी जिक्र अमेरिका और भारत और अमेरिका के ताल्लुकात का करेंगे, और इसके असर का भी कि बैन अवी सियासत पर इसका क्या असर होगा। जिक्र बलूचिस्तान का, जहाँ एक मेजर पाक फौज के मेजर शहीद हुए था, 2 सिपाहियों के। बाजोड़ में अमन मुज़ाकरात जारी हैं, और अमेरिका की जानिब से वो बड़ा ऐलान जो पूरी दुनिया में इस वक्त शह सुर्खियों में है कि अमेरिका ने भारत पर 50% तक टैरिफ्स के लगाने का ऐलान किया है। और न्यूयॉर्क यानी अमेरिका की सियासत के हवाले से एक बहुत दिलचस्प खबर न्यूयॉर्क से है, और उससे भी ज़्यादा दिलचस्प खबर अमेरिका भर से है। दोनों का ताल्लुक सियासत से है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन आज के मौदूआत की जानिब बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलिएगा। चलते हैं आज की सबसे पहली और इंतहाई अफसोसनाक खबर की जानिब, जो बलूचिस्तान के इलाके मस्तूंग से आ रही है, जहां से इत्तला है कि एक पाक फौज के कॉन्वॉय पर बीएलए के दहशतगर्दों ने हमला किया है आईईडी का, यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस के जरिए धमाका किया गया, जिसमें एक मेजर मेजर रिजवान ताहिर, जिनकी उम्र 31 साल थी, वो शहीद हुए, और उनके साथ नायक इब्ने अमीन, जिनकी उम्र 33 साल थी, वो भी शहीद हुए, और लांस नायक मोहम्मद यूनस, 33 साल उम्र थी उनकी, वो भी शहीद हुए। यूं बलूचिस्तान में मुसलसल कैजुअल्टीज हैं वो बढ़ती जा रही हैं। बीएलए के जो हमले हैं वो ज्यादा डेडली होते चले जा रहे हैं, और यकीनन वहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेशंस तो किए जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर कोई सियासी हल की तरफ भी कुछ बात नहीं बढ़ रही। यानी बीएलए की दहशतगर्दी तो अपनी जगह पर, लेकिन आम बलोचों में भी काफी गम और गुस्सा पाया जाता है, जिसका जिक्र कल मैंने जब अफरासियाब खटक साहब को इंटरव्यू किया था तो उन्होंने उसका बड़ा तफसील पे जिक्र किया था। लेकिन इस किस्म के दहशतगर्दी के वाकयात यहाँ पर मामलात को मजीद कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं, जिससे कि आम बलोचों की जिंदगी पर भी यकीनन पॉजिटिव असर कभी पड़ ही नहीं सकता, क्योंकि जब फौज के इस किस्म के जवान अफसर शहादतें देंगे सिर्फ इस वजह से कि वो उस इलाके में ऑपरेट कर रहे थे, तो यकीनन यहाँ पर मामलात मजीद बिगड़ेंगे, और बिगड़ रहे हैं। इसी तरह साउथ वजीरिस्तान, अपर साउथ वजीरिस्तान का एरिया जो है, उसके डिप्टी कमिश्नर की गाड़ी जो है उस पर आज वो एक हमले की जद में आई है, जिसमें कि 2 अफराद जख्मी हुए हैं, जिनमें एक पुलिस कांस्टेबल भी शामिल है। तो वहां पर भी मामलात बिगड़े हुए हैं। रोजाना वहां पर भी कुछ न कुछ मामूल के वाकयात बन गए हैं कि दहशतगर्द कहीं ना कहीं से आते हैं, हमला करते हैं और गायब हो जाते हैं, और बेगुनाहों का खून बहाते हैं। आ, बाजौड़ में भी अभी तक अमन कायम नहीं हो सका, लेकिन एक चीज जिसको हम सबको अप्रिशिएट करना चाहिए वो ये है कि जो वहाँ का लोकल जरगा है, वो इस वक्त भी वहाँ के तालिबान के साथ बातचीत में है, और उनके एक और जो बातचीत का दौर है वो मुकम्मल हुआ है, लेकिन अभी तक इत्तला नहीं है कि उसके नतायज क्या हैं। लेकिन लगता यह है कि अभी तक मामला तातुल का शिकार हैं। तो यूं पाकिस्तान के जो कबायली अजला हैं वहाँ पर हालात गैर मामूली हैं। वहाँ पर गैर मुस्तहकम है, रोज़ाना की बुनियाद पर हमले भी हो रहे हैं, शहादतें भी हो रही हैं, और आम लोगों की ज़िंदगी भी बहुत ज़्यादा तकलीफ से गुजर रही है। जबकि बाकी पाकिस्तान में आपने देखा कि लोग अपने हक के लिए हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में मुख्तलिफ शहरों में निकले गुज़श्ता 2-3 दिनों से, शायद सुर्खियों में आपको मालूम है। लेकिन मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि अगर एक तरफ मुल्क के चंद हिस्सों में रोज़ाना हमारे पाक फौज के अफसरान और सिपाही शहादतें दे रहे हैं, और सिविलियंस भी शहादतें दे रहे हैं, तो दूसरी जानिब अगर शहरों में ये वाकयात नहीं हो रहे, तो शहरों में लोग अपने हुकूक के हक में बाहर निकल रहे हैं, बड़े बड़े मुजाहरे कर रहे हैं, और रियासत से अपना हक मांग रहे हैं, वो हक जो कि मुख्तलिफ हीलो बहानों के जरिए उनसे छीना जा चुका है। उनके मैंडेट का एहतराम नहीं किया जा रहा। तो यूं पाकिस्तान में आपको इंस्टेबिलिटी हर लेवल पर नजर आ रही है। और साथ ही पाक फौज के जो सरबराह हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वो अमेरिका में यहाँ ख्याल है कि आ चुके हैं, और वो टेम्पा में जो सेंट्रल कमांड है वहाँ पर जो सेंट्रल कमांड के जो चेयरमैन हैं जनरल कुरेला, उनकी रिटायरमेंट की कोई तकरीब हो रही है। जो खबरें हैं वो ये हैं कि शायद वो इसमें खुसूसी तौर पर उनको दावत दी गई है और वो इसमें शिरकत करेंगे, और उसके बाद फिर शायद वो टेक्सास भी जाएं।
लेकिन बहरहाल उस पर भी मैं नजर रखूंगा और जो भी अपडेट्स हुए आपकी खिदमत में पेश करता रहूंगा। अब चलते हैं आज की सबसे बड़ी खबर, वो खबर जिसने कि बैन अवी सियासत में मेरी राय में अच्छा खासा जलजला पैदा कर दिया है। और वो जब सदर ट्रंप ने अपने यानी अमेरिका के करीब तरीन इत्तेहादी, जिसको अमेरिका चीन का काउंटर वेट जानता है, यानी चीन के मुकाबले में एक बड़ी ताकत समझता है, और उसी तरह भारत की वो मदद व इआनत करता चला आ रहा है, लेकिन आज सदर ट्रंप ने भारत में भी और भारत से बाहर बैठे लोगों को भी उस वक्त हैरान कर दिया और ऐलान किया कि चूंकि भारत रूस से मुसलसल तेल खरीद रहा है, और ये तेल के लिए जो वो पैसे दे रहा है, ये यूक्रेन में जो जंग है उसमें ये पैसा इस्तेमाल हो रहा है, लिहाजा भारत के ऊपर 25% इजाफी टैरिफ्स लगाए जाएंगे भारतीय अशिया पर। यानी कि भारत के ऊपर पहले 25% लगाए जा चुके थे, और अब 25% मजीद, जिसका मतलब ये होगा कि भारत से आने वाली अशिया पर 50% टैरिफ्स लगेंगे। भारत ने इसके ऊपर काफी गुस्से का इजहार किया है। वो कहते हैं ये इंतहाई अफसोसनाक फैसला है, और इसे इन्होंने अपने कौमी मफादात के मुखालिफ और खिलाफ करार दिया। ये टैरिफ्स एक ऐसे वक्त आ रहे हैं जब भारत के जो कौमी सलामती के मुशीर हैं, अजीत डोवल, वो मॉस्को में थे जब ये ऐलान किया गया, क्योंकि वहां पर वो दिफाई और तेल के मामलात पर ही बातचीत कर रहे थे रूसी हुकूमत के साथ, रूसी हुक्काम के साथ। इसी दौरान सदर ट्रंप के खुसूसी एलची मॉस्को ही में थे, और उनकी भी सदर पुतिन से मुलाकात हुई, जिसके बारे में सदर ट्रंप ने ख्याल जाहिर किया कि मुलाकात काफी अच्छी रही। भारत के हवाले से जो फैसला किया गया है, इसकी बड़ी इम्प्लीकेशंस हैं। यानी एक तो वो इम्प्लीकेशंस हैं जो कि भारत की इकोनॉमी के लिए हैं, जो कि भारत की इकोनॉमी के लिए एक इंतहाई बुरी खबर है, क्योंकि अमेरिका भारत से जितनी अशिया खरीदता है, तो ये भारत की टोटल एक्सपोर्ट्स का तकरीबन 20% अमेरिका आती है। तो अमेरिका को अगर यहाँ पर इतना ज्यादा यानी इतना टैरिफ्स इनकी अशिया पर लगेगा, तो जो इंडिया की इस वक्त शिपमेंट्स आ रही हैं अमेरिका, यानी जितनी चीजें भारत अमेरिका पर बेचता है, उनका 55% इम्पैक्ट होगा, जिसमें स्टील के सामान भी है, अपैरल यानी कपड़े भी हैं, सी फूड भी है, फर्नीचर भी है, मशीनरी भी है। कोई ऐसी चीज है नहीं जिससे जो इससे बची है, हर एक चीज पे उसका बहुत ज्यादा असर होगा। भारत से इत्तलात ये हैं कि वहां पर जो उनकी छोटी, मीडियम और स्मॉल साइज इंडस्ट्रीज जो हैं, उनका वो कहते हैं कि वो कोई 35%, 30 से 35% कॉस्ट का डिसएडवांटेज उनको होगा, यानी उनकी लैंडिंग कॉस्ट अमेरिका में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, उनका जो कंपटीशन की जो अहलियत है वो ख़त्म हो जाएगी, और यूं भारत की जो मईशत है इसको इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। वो कहते हैं कि भारत को जो भारत ने जो टोटल एक्सपोर्ट्स की थी लास्ट ईयर को 65 अरब डॉलर की, उसमें से कम आधे से ज़्यादा इससे शदीद तरीन तरीके से मुतासिर होंगी। तो यूं भारत की सूरत हाल काफी ज्यादा इससे मुतासिर हो रही है, उनकी तिजारत भी मुतासिर हो रही है और उनकी सियासत भी मुतासिर हो रही है। यानी जब यह ऐलान हुआ, तो उसके बाद जो राहुल गांधी हैं, जो अपोजिशन लीडर हैं, उन्होंने जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं उन पर बहुत ज्यादा शदीद तनकीद भी की, और उन्होंने ये भी भारत अमेरिका पर भी बड़ी तनकीद की कि ये हमारे ऊपर ये ब्लैकमेल कर रहे हैं बेसिकली। इस किस्म का उन्होंने चार्ज लगाया। मुझे लगता है कि एक तो यह कि भारत की मईशत को इससे बहुत ज्यादा नुकसान का खदशा है, कि इससे काफी ज्यादा नुकसान होगा। और भारत की चूंकि ऑलरेडी कोई 45 अरब डॉलर का ट्रेड डेफिसिट था अमेरिका के साथ, तो यकीनन वो ट्रेड डेफिसिट तो कम होगा, क्योंकि भारतीय एशिया जब यहाँ पर अपना जो उनकी जो एज है वो खत्म हो जाएगी कॉस्ट के हिसाब से, कि वो यहाँ पर महंगी आएंगी, तो जाहिर है महंगी बिकेंगे, खरीदार कम होंगे, तो नुकसान, उनकी खपत कम होगी और भारत को नुकसान होगा। और साथ अमेरिका जो है वो भारत पर जो चीजें बेचेगा, तो वो ऑलरेडी अमेरिका भारत पर बहुत कम चीजें बेचता है, तो वो इसकी वजह से अमेरिका पर इसका कोई खास असर नहीं होगा। लेकिन जैसे मैंने आपको अर्ज किया कि भारत की तकरीबन 20% टोटल एक्सपोर्ट्स इससे शदीद तरीन तरीके से मुतासर हो सकती हैं। और फिर ये तो इसका एक इकोनॉमिक इम्पैक्ट है जो कि भारत के अंदर होगा। इससे ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट मुझे लगता है कि इससे भारत से बाहर भी होगा, और वो यूं कि भारत से बाहर रूस के साथ भारत के बहुत करीबी ताल्लुकात हैं। जिससे मैंने अर्ज किया कि अजय दोवल जब ये ऐलान हो रहा था तो वो मॉस्को में थे, और वहां पर वो रूस के साथ भारत की जो डिफेंस के ताल्लुकात हैं, यानी जो उनके दिफाई ताल्लुकात हैं उसको मजीद मजबूत करना चाहते हैं। वो रूस के साथ अपनी मुआशी ताल्लुकात को भी मजीद मजबूत करना चाहते हैं। भारत इस वक्त रूस से जितना तेल खरीद रहा है, वो आज मैं न्यूयॉर्क टाइम्स में पढ़ रहा था, उसके मुताबिक कोई 45% अपनी जरूरियात तेल की भारत रूस से पूरी कर रहा है। तो अगर भारत आज ये फैसला करे
کہ وہ روس سے مزید تیل نہیں خریدے گا جیسا کہ صدر ٹرمپ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، تو اس کے نتیجے میں بھارت کی معیشت کو ایک اور دھچکا لگے گا، جو شاید یہ ٹیرفس کے لگانے سے بھی زیادہ بڑا دھچکا ہوگا، کیونکہ ان کو عالمی مارکیٹ سے زیادہ مہنگے داموں تیل خریدنا پڑے گا۔ بھارت ایک بڑا ملک ہے، 1.4 ارب آبادی ہے، تو یقیناً ان کو اس کا بڑا نقصان ہوگا۔ تو اس لیے ان کے لیے بڑا مشکل فیصلہ ہوگا بھارتی حکومت کے لیے، اور سیاسی طور پر بھی بہت مشکل اس لیے ہوگا کہ نریندر مودی ہمیشہ سے کافی زیادہ طاقت کے ذریعے اپنی سیاست کو آگے بڑھاتے چلے آ رہے ہیں، علاقائی سطح پر بھی، عالمی سطح پر بھی، اور گھر کے اندر بھی۔ اور صدر ٹرمپ کی جانب سے مسلسل جس طریقے سے نریندر مودی کو وہ امبیرس کر رہے ہیں، چاہے وہ پاکستان کے ساتھ سیز فائر کا معاملہ ہو، جو کہ اب بھارت نے ڈینائی کیا تھا کہ صدر ٹرمپ نے اس میں کوئی کردار ادا نہیں کیا، لیکن صدر ٹرمپ اب تک کم از کم 36 مرتبہ یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ سیز فائر انہوں ہی نے کرائی تھی، اور پاکستان اس کو ایکنالج کرتے، اس کا اقرار کرتے ہوئے پاکستان نے تو صدر ٹرمپ کو نام تجویز کیا کہ ان کو نوبیل پیس پرائز ملنا چاہیے۔ تو یوں عالمی سیاست کا آپ کو ایک اینگل ملتا ہے۔ اس سے زیادہ بڑا اینگل اور بھی سامنے آ رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو برکس ہے، جس میں کہ بھارت بھی ہے، اور رشیا بھی ہے، چائنا بھی ہے، تو اور برازیل بھی ہے، تو وہاں کے اس میں بھی کافی مجھے لگتا ہے کہ تیزی آ رہی ہے۔ برازیل کے صدر لولا ڈے سلوا نے اعلان کیا ہے کہ وہ چین اور بھارتی قیادت کے ساتھ بات چیت کریں گے، اور کوئی مشترکہ لائحہ عمل پر بات کریں گے، کہ صدر ٹرمپ کی جو ٹیرفس کی پالیسیز ہیں اس کا کس طریقے سے جواب دیا جائے۔ یاد رکھیے کہ صدر ٹرمپ برکس کے بہت بڑے مخالف ہیں، بلکہ وہ برکس کو امریکہ کے لیے ایک بڑا خطرہ سمجھتے ہیں، تو اس لیے وہاں پر بھی مجھے لگتا ہے کہ کافی زیادہ اس کی وجہ سے اگر برکس کے پلیٹ فارم سے کچھ ہوتا ہے، تو شاید اس سے بھارت اور امریکہ کے درمیان دوریاں مزید بڑھ جائیں۔ اور چین جو کہ اس وقت میں نے جس طرح کہا کہ یہ اس پورے کھیل میں اس کی جو بین الاقوامی سیاست کا اینگل ہے وہ بہت اہم ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اس پورے یعنی امریکہ اور بھارت کے درمیان جو اس وقت معاملات چل رہے ہیں، اس کا سب سے زیادہ فائدہ چین کو ہو رہا ہے، کیونکہ بھارت اب کوشش یہ کر رہا ہے، میں نے پہلے بھی کچھ دن پہلے بھی اس پہ ایک شو کیا تھا، کہ بھارت اپنی پالیسی کو ریکیلیبریٹ کر رہا ہے، یعنی اپنی پالیسی پر نظر ثانی کر رہا ہے، اور یہ دیکھنے کی کوشش کر رہا ہے کہ اپنے لیے وہ اس ریجن میں کس طریقے سے مزید سپیس قائم رکھ سکتا ہے، اور نئی مارکیٹیں تلاش کر سکتا ہے، جس کے ذریعے وہ نقصان جو کہ امریکہ کے ساتھ تجارت میں ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے اس کو پورا کیا جا سکے۔ اسی لیے آج خبریں یہ آ رہی ہیں کہ نریندر مودی جو چین میں شنگھائی کوپریشن آرگنائزیشن SCO کا جو ایک سربراہی اجلاس ہونے والا ہے، میرا خیال ہے 31 اگست اور 1 ستمبر کو ہوگا شاید، تو اس میں پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بھی جا رہے ہیں، اور نریندر مودی کے حوالے سے بھی خبریں ہیں کہ شاید وہ بھی جا رہے ہیں، اور نریندر مودی اس حوالے سے کافی گرمجوشی دکھا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید یہ اسی نئی پالیسی کی میں تبدیلی کی ایک نشاندہی کر رہا ہے، جہاں پر کہ بھارت شاید روس کے مزید قریب چلا جائے، اور ساتھ ہی چین کے بھی مزید قریب چلا جائے، اور اس کے برعکس امریکہ پاکستان کے زیادہ قریب جا رہا ہے۔ کیا پاکستان چین سے دور ہو رہا ہے؟ یہ واضح نہیں ہے، لیکن یہ ضرور واضح ہے کہ یہ جو نیا منظرنامہ ترتیب پا رہا ہے، یہ اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ پرائرٹیز ہوگی، اور پاکستان جیسے ممالک کو اپنے آپ کو بیلنس کرنا کافی مشکل ہوگا، کیونکہ پاکستان کے اندر چین نے بڑی بھاری سرمایہ کاری کر رکھی ہے، اور پاکستان مکمل طور پر امریکی کیمپ میں جانا بھی نہیں چاہے گا، گرچہ اسحاق ڈار صاحب جب یہاں آئے تھے تو انہوں نے کہا بھی تھا کہ ہم کسی بھی قسم کی کیمپ پالیٹکس یا بلاک پالیٹکس میں یقین نہیں رکھتے، ہم تمام ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، جو میرا خیال ہے بالکل درست پالیسی ہے، لیکن پاکستان کو اپنے بیلنسنگ ایکٹ کو زیادہ بڑھانا ہوگا، کیونکہ پاکستان اور امریکہ کے موجودہ تعلقات کی جو نوعیت ہے، جس میں کچھ جگہوں پر شفافیت ہے اور کچھ جگہوں پر واضح نہیں ہے کہ یہاں پر کیا ایگزیکٹلی حاصل کیا جا رہا ہے، گرچہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں بہتری بہت خوشائند بات ہے، دونوں ممالک قریب ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر اس کی بنیاد اس وجہ سے ہو کہ یہ چین کے ساتھ تعلقات یا کسی اور کے ساتھ تعلقات کو نقصان پہنچا کر ہو، تو ظاہر ہے کہ اس کے مسائل پیدا ہوں گے پاکستان کے لیے۔ جس طرح کہ کل میں جب افراز صاحب خٹک صاحب سے پوچھ رہا تھا، تو انہوں نے اس خدشے کا اظہار بھی کیا تھا کہ شاید ایسا ہی ہو، یعنی چین میں تھوڑی سی ان ایز موجود ہو۔ اگر آپ نے کل کا میرا افراز صاحب خٹک صاحب کا انٹرویو نہیں دیکھا، تو وہ میں آپ کو لنک اس کے پروگرام کی ڈسکرپشن میں ڈال دیتا ہوں، اس کو ضرور دیکھیے گا، کیونکہ اس میں انہوں نے کافی انٹرسٹنگ باتیں کی اور بہت اچھا پرسپیکٹو پیش کیا ہے۔ اور شاید بھارت کی سیاست
सिफारत और मईशत, तीनों का बहुत बड़ा इम्तिहान शुरू हो चुका है। देखते हैं, और सबसे बड़ा इम्तिहान नरेंद्र मोदी की कायदाना सलाहियतों का भी है कि वो इस मुश्किल दौर से भारत को किस तरीके से निकालते हैं, क्योंकि फिलहाल भारत के बहुत मुश्किलात जो हैं उसमें मेरा ख्याल है काफी इजाफा हो चुका है। अब चलते हैं अमेरिका की जानिब। अमेरिका में कुछ बड़ी अहम और इंटरेस्टिंग खबरें आ रही हैं। दोनों का ताल्लुक सियासत से है, दोनों का ताल्लुक जमहूरियत से है, और दोनों का ताल्लुक ताकत को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है इससे है। ये सारा मामला गुज़श्ता कुछ दिन यानी चंद दिन पहले अमेरिकी रियासत टेक्सास से शुरू हुआ, जहां पर के वहाँ के जो गवर्नर हैं, उन्होंने, चूंकि वो उनका ताल्लुक रिपब्लिकन पार्टी से है, और रिपब्लिकन पार्टी ही में वहाँ पर उनकी मेजॉरिटी है रियासती असेंबली में, तो उन्होंने ऐलान किया कि जी हम यहाँ पर इलेक्टोरल लॉज में चेंजेस लाएंगे, और जो हमारे इलेक्शन के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यानी जो हदबंदियां हैं मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूंसीज की, उनको हम दोबारा से बनाएंगे, जिसको अंग्रेजी में यहाँ पर जेरी मैंडरिंग कहते हैं। जेरी मैंडरिंग का बुनियादी तौर पर मतलब यह है कि जो इंतखाबी हलके होते हैं उनको इस तरीके से बनाया जाए या तरतीब दिया जाए कि जिसका फायदा एक सियासी जमात को हो। और सदर ट्रंप तक ये कह चुके हैं कि हमारा ये हक बनता है कि हम टेक्सास से 5 इजाफी रिपब्लिकन पार्टी के लिए ज्यादा महफूज सीटें हासिल कर सकें, और उसके लिए अगर हमें नए डिस्ट्रिक्ट से नई हदबंदियां बनानी हो या नए हलके बनाने हो तो वो हमारा हक है, और हम वो इस्तेमाल करेंगे। वहां पर कानून साजी शुरू हुई, लेकिन वहां पर वोटिंग के लिए अपोजिशन का होना जरूरी है। तो डेमोक्रेटिक पार्टी के जो मेंबर्स थे उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चाल चली। उन्होंने स्टेट ही छोड़ दी, स्टेट छोड़ दी। कुछ चले गए इलिनॉय, कुछ चले गए यहाँ हमारे जो करीब मैसेच्यूसेट्स की रियासत है वहां आ गए, और अमेरिका भर में जहां जहां डेमोक्रेटिक स्टेट्स हैं, जहां पर के डेमोक्रेट्स की मेजोरिटी है, वहां चले गए, और वहां पर उन्होंने बेसिकली बस छुट्टियां मना रहे हैं। तो अब रिपब्लिकन्स के लिए टेक्सास में कोई कानून साजी करना नामुमकिन है, और जो इंतखाबी से और जो और जो असेंबली का सेशन है उसको खत्म होने में चंद दिन बाकी हैं। डेमोक्रेट्स के लाएमल ये है कि वो रियासत से इतने दिनों तक दूर रहना चाहते हैं जब तक कि असेंबली सेशन में, जो ही असेंबली का सेशन खत्म हो जाएगा तो कानून साजी नहीं होगी, जब कानून साजी नहीं होगी तो नए हल्का बंदियां नहीं होंगी, और ऐसे जो मुख्तलिफ नई कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं वो सामने नहीं आएंगी, तो ये रिपब्लिकन्स को मुफ्त की सीटें नहीं मिल पाएंगी। ऐसे डिस्ट्रिक्ट जहां पर के 100% यकीन है कि रिपब्लिकन्स ही जीतेंगे। लेकिन ये बात टेक्सास में खत्म नहीं हुई। अब देखिए, आइंदा साल यानी 2026 में अमेरिका में दरमियानी मुद्दत के इंतखाबात होंगे, और इसमें अमेरिकी कांग्रेस का हुलिया बदल सकता है। यानी अमेरिकी सेनेट की कम से कम 33 सीटें ऊपर 33 सीटों पर इंतखाब होगा, और इसी तरह हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की 435 नशस्तों पर इंतखाब होगा। और इसमें दोनों जो ऐवान हैं इनका नक्शा बदल सकता है, यानी ये या तो इस वक्त दोनों ऐवान रिपब्लिकन्स के कंट्रोल में, लेकिन ये डेमोक्रेट्स के कंट्रोल में भी जा सकते हैं। और इसीलिए अब जो कोशिश रिपब्लिकन्स ने टेक्सास में की है, अब वही कोशिश डेमोक्रेट्स ने न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया और दूसरी रियासतों में शुरू कर दी है, क्योंकि उनका यह ख्याल है कि अगर ये सब कुछ यहाँ पर हो रहा है, यानी टेक्सास में हो सकता है, तो ये न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया में क्यों नहीं हो सकता। और लगता है कि सबकी नजरें मिड टर्म इलेक्शंस और 2028 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस पर हैं। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बहस यहाँ पर चल पड़ी है कि अगर आप के पास सियासी ताकत है तो क्या आपको यह हक हासिल है कि आप जो इंतखाबी मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं आप उनको इस तरीके से बनाएं कि उसमें सिर्फ आप ही के कैंडिडेट जीतेंगे। इस पर यहाँ पर अब काफ़ी बहस भी चल रही है और काफ़ी सियासत भी हो रही है। अब चलते हैं आज के आखिरी मौजू की जानिब, और वो यहाँ न्यूयॉर्क से है जहाँ मैं बैठा हूँ। यहाँ पर मेयर के इंतखाबात हो रहे हैं। न्यूयॉर्क शहर बुनियादी तौर पर एक ज़ाहिर है अमेरिका का सबसे बड़ा शहर है। इसका बजट जो है वो कोई 110 अरब डॉलर से ज़्यादा का है। यहाँ का सिर्फ हमारा शहर का जो एजुकेशन का बजट है वो 20 अरब डॉलर से ज़्यादा का है। यहाँ का जो पुलिस का बजट है वो पाकिस्तान के दिफाई बजट से ज़्यादा का है। तो ये बहुत ताकतवर होता है न्यूयॉर्क सिटी का मेयर, और ये तकरीबन पूरा एक मुल्क चलाता है, इतनी बड़ी की गवर्नमेंट है। और यहाँ पर जब इंतखाब होता है तो इस पर सबकी नजरें होती हैं। ट्रेडिशनली न्यूयॉर्क डेमोक्रेटिक शहर है, यहाँ से हमेशा डेमोक्रेट्स जीते। इस वक्त जोरान ममदानी जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट हैं, वो इस वक्त ज़ाहिर है सबसे आगे हैं, पैसों में भी सबसे आगे हैं। यहाँ पर जो इलेक्शंस का तरीक़ाकार है वो यूँ होता है कि यहाँ पर लोग चंदा देते हैं अपने कैंडिडेट्स को, और फिर उसके बाद अगर एक कैंडिडेट ने 1 लाख डॉलर के चंदों में जमा किए
اور उस चंदों के लिए बड़ी सख्त शराइत है कि कितना चंदा दिया जा सकता है। तो उसके बाद तो यहाँ पर जो कैंपेन फाइनेंस बोर्ड है जो कि इलेक्शंस को ओवरसी करता है यहाँ पर, वो फिर उसकी मैचिंग ग्रांट देता है। यानी किसी ने अगर $1 लाख रेस किए हैं तो उसको $1 लाख रियासत देती है ताकि वो अपनी इलेक्शन मुहिम पर इस्तेमाल कर सके। आ, सबको आज पैसे मिले। यानी ममदानी को कोई $1.7 मिलियन मिले। सिल्वा जो एक और रिपब्लिकन पार्टी कैंडिडेट है उनको $1.9 मिलियन मैचिंग ग्रांट मिली। इसी तरह वॉल्डन एक और कैंडिडेट हैं, उनको $2 लाख मिले। काफी क्राउडेड फील्ड है, हर कैंडिडेट को कुछ ना कुछ मिला। लेकिन न्यूयॉर्क शहर के मेयर एरिक एडम्स को एक पाई नहीं मिली। और ये पहली मर्तबा नहीं है कि उनको ये पैसे डिनाई किए गए, बल्कि कैंपेन फाइनेंस बोर्ड का कहना है कि एक तो मेयर साहब का जो कैंपेन फाइनेंस बोर्ड के मैचिंग ग्रांट की दरखास्त थी उसमें बड़ी गलतियां थी। और दूसरा ये कि उन्होंने जिस तरीके से पैसे रेस किए हैं वहां पर भी शायद उन्होंने जो फाइनेंस लॉज हैं, कैंपेन फाइनेंस के जो कवानीन हैं, उनकी शायद खिलाफवर्जी की है और उसकी वजह से मेयर को पैसे नहीं मिले। याद रखिए, मेयर न्यूयॉर्क शहर का बहुत ताकतवर, न्यूयॉर्क शहर का नहीं बल्कि अमेरिका के जितने भी मेयर्स हैं उनमें सबसे ताकतवर मेयर्स में इनका शुमार होता है। और उसको आज कैंपेन फाइनेंस बोर्ड ने पैसे नहीं दिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि या तो एरिक एडम्स को बहुत ज्यादा पैसे, क्योंकि एरिक एडम्स बुनियादी तौर पर डेमोक्रेट थे, फिर वो उन्होंने अपनी पार्टी छोड़ दिया, वो इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, तो उसकी वजह से भी उनके पास सपोर्ट काफी कम है। और इसके बाद उनको ये सियासी धचका भी है और उनके लिए फंड रेजिंग करना काफी मुश्किल होगा। और अमेरिका में पैसों के बगैर इलेक्शन लड़ना बहुत मुश्किल है। इसलिए यहाँ पर आपको गर्चे मौके तो मिलते हैं, मिसालें में हैं कि यहाँ पर बहुत कम पैसों से भी लोग इलेक्शन जीते हैं, लेकिन न्यूयॉर्क सिटी का इलेक्शन काफी महंगा होता है। और एरिक एडम्स की सियासत का ये बहुत बड़ा इम्तिहान है। बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि शायद ये उनका कम अज कम सिटी की सियासत में जो उनका कैरियर है शायद ये उसका खात्मा भी हो मुमकिन तौर पर, अगर वो पैसे रेज ना कर पाए तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। और मेरे ख्याल में जो आ, ममदानी है उनके लिए एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि अब उनका मुकाबला गर्चे बहुत क्राउडेड फील्ड है, बहुत सारे कैंडिडेट्स लड़ रहे हैं इलेक्शन, लेकिन जो एंड्रयू कोमो जो न्यूयॉर्क रियासत के साबिक गवर्नर हैं, जिनको ममदानी ने पहले हराया था प्राइमरीज में, अब वो बहैसियत इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं। तो मुकाबला फिर भी सख्त होगा, लेकिन इम्कान यही है कि ममदानी जीतेंगे। लेकिन मेरी राय में सबसे बड़ी जीत आज जो हुई है वो न्यूयॉर्क सिटी के कैंपेन फाइनेंस बोर्ड की है, जिसने कि बताया और दिखाया और साबित किया कि उसूलों की बुनियाद पर अगर इलेक्शंस कराए जाएं तो वहां पर धांधली या लोगों के मैंडेट की चोरी एक ख्वाब बन जाती है। क्योंकि अगर कोई ऐसा करता है तो वो सारी उम्र जेल में गुजारता है, पाकिस्तान की तरह वजीर आजम नहीं बनता। जाने से पहले आपसे एक बार तो फिर दरखास्त कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।